पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। मारुति सुजुकी के प्लांट का दौरा कर कंपनी की नई ईवी यूनिट की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी की जीओ की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलटा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने रिकॉर्ड मांगा था। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम एक्शन। सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। भारत के समुद्र में बढ़ेगी ताकत। आज नौसेना में शामिल होंगे अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। आज लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे वी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी। कांग्रेस के सांसद विधायक कांग्रेस जनों से मिलेंगे। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। 8 जिलों में स्कूल बंद। शुरू जालोर में घरों सड़कों पर पानी भरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर आज से प्रियंका गांधी रहेंगी बिहार की यात्रा पर। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर लोगों को करेंगी जागरूक। राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगी वायनाड सांसद प्रियंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सहरसा से चलकर किशनपुर, झंझारपुर से दरभंगा पहुंचेगी यात्रा। यात्रा में शामिल नेताओं का आज दरभंगा में होगा रात्रि विश्राम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज से प्रियंका गांधी बिहार की यात्रा के लिए निकली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीधा आपको गुजरात के अंसलपुर लेकर चलेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे गुजरात से। प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार की तमाम ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम है, खासकर छत पर आप अगर सौर ऊर्जा मारुति के ईवी प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मारुति के ईवी प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मारुति के ईवी प्लांट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं।
आगे बढ़ेंगे, और खासतौर पे जो विदेश के लोग हैं अहमदाबाद से तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और पूरी जानकारी यहां पर लेते हुए मारुति सुजुकी के प्लांट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अहमदाबाद से सामने आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर लिफ्ट एक्ट लागू, नहीं थम रही लिफ्ट दुर्घटनाएं, गगनचुंबी इमारतों में बिल्डर्स की लापरवाही उजागर। एसएस फायर सोसाइटी में 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे निवासी, लिफ्ट में फंसे लोगों का वीडियो हुआ वायरल। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों की वसूली, सुविधाएं नदारद। बसरख थाना क्षेत्र में लिफ्ट हादसे से हड़कंप मचा, सोसाइटी वासियों की जान पर बनाई लेकिन मदद नहीं मिली। लिफ्ट सुरक्षा पर उठे सवाल, बिल्डर्स पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर, लिफ्ट एक्ट लागू, नहीं थम रही लिफ्ट दुर्घटनाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बताते हैं, जहां पर इंटरनेशनल डॉग डे पर तनाव बढ़ा। सोसाइटी में डॉग लवर्स और निवासियों में गहराया विवाद। खाना खिलाने को लेकर मारपीट की घटनाएं बढ़ी। विवाद रोकने के नियम बने लेकिन असर नहीं दिखा। अब तक नहीं बने फीडिंग पॉइंट्स और शेल्टर होम। डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद भी कार्रवाई शून्य। प्राधिकरण ने 4 साल में सिर्फ 10,000 कुत्तों की नसबंदी की। निवासियों ने उठाई स्थायी समाधान की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विवाद रोकने के लिए नियम बने लेकिन अब तक कुछ भी उसका असर नजर नहीं आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर। थाने में चप्पलों से पिटाई का आरोप। पन के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पर आरोप लगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस कमिश्नर ने नहीं की सुनवाई। पीड़ित सत्यम त्रिवेदी को नहीं मिला न्याय। अखिलेश यादव के दरबार में पहुंचा मामला। सपा अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाते हपक पड़े सत्यम। अखिलेश यादव ने दिया न्याय का भरोसा। सत्यम त्रिवेदी को नहीं मिला न्याय। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पीड़ित सत्यम त्रिवेदी को नहीं मिला न्याय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव के दरबार में पहुंचा पूरा मामला। अखिलेश यादव ने दिया न्याय का भरोसा। वन के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पर लगे आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने नहीं की सुनवाई। पीड़ित सत्यम त्रिवेदी को नहीं मिला न्याय। माफ कीजिएगा, पीड़ित सत्यम त्रिवेदी को न्याय न मिलने की बात सामने आई है। सत्यम त्रिवेदी को न्याय नहीं मिला। अखिलेश यादव के सामने पहुंचे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव, आरोपियों ने पुलिस के सामने भी गोलियां चलाई। घटना में महिला सहित 6 लोग घायल हुए। 3 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात की गई। 40 लोगों पर केस दर्ज, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना इंचौली क्षेत्र के पिटगरी गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिनके मालिक है ना, उनके साथ में स्कूटरी पर आ रहा था बैठ कर। क्या नाम है उनका? उनका नाम सूरज है जी। ठीक है जी। एक लड़के का लैंटर चला था यहीं, तो उसने बुलाया था उनके लैंटर दावत वावत, यानी कि खाना वाना खा खाना था उसके वहाँ। तो हम जैसे आ रहे थे ना, तो स्कूटर में पीछे बैठा था, वे आगे चला रहे थे, तो इन्होंने एकदम से हमला करा हम। किसने? महेश ने है, उसके दोनों लड़कों ने 15-20 हो रहे थे। क्या नाम है उनके लड़के? उनके लड़कों एक तो परभांश है, एक शिवांश है, सचिन भी था, अमन भी था, बहुत सारे थे, 15-20 थे। विवेक भी था, विवेक चरण सिंह। किस बात को लेकर हमला करा आप लोगों? जो जी पहले लड़ी हुई थी ना, और इधर को निकल के जा रहे थे, तो इन्होंने इसको जो हमारी घेर ली, दोनों को बजाया जी। उनके तो जी 4-5 मारे में सबसे ज़्यादा। तो वैसे और दिनों में आप इधर से निकल के नहीं जाते हैं? जाऊँ जी मैं। अगली खबर है गुरुग्राम से, जहां पर सेक्टर 53 स्थित सरस्वती कुंज में 7 दिन के नवजात शिशु के अपहरण की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 9 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक कंदर काजल और दूसरा लाख शेख शामिल है। पुलिस जांच में ये सामने आया कि बच्चे नहीं होने के कारण आरोपी लाख शेख ने किन्नर काजल से नवजात शिशु दिलाने की मांग की थी, जिसके बदले पैसे देने की बात कही गई थी, और शिकायतकर्ता ने जिस बच्चे को गोद लिया था उसे रस्म के दौरान काजल को सौंप दिया गया था, और उसी दौरान अपहरण की योजना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने वजीराबाद की ठाणे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बच्चा और एक मोबाइल फोन बरामद किया। दोनों को अदालत में पेश किया गया और मामले की जांच जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है नोहर से, जहां पर पत्रकार मांगीलाल नायक और उनके परिवार पर हुए कातलाना हमले ने क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। घटना के विरोध में संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैनर तले सीन धर्मशाला में पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर मिश्रा और राजकुमार नागल ने नेतृत्व किया। बैठक में पत्रकारों ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि क्षेत्र में पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों से जुड़े पत्रकारों की भागीदारी रही, जिससे आंदोलन को व्यापक समर्थन भी मिला है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे पत्रकार साथी मांगीलाल रात्रि में घर में घुसकर हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया, उसके परिवार को बनवाया गया। इस हमले में उनकी पत्नी और साली भी घायल है और मांगीलाल जी की तबीयत है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस प्रकार क्षेत्र में पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है, इसके आक्रोश रूप आज नोहर के पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकार संघ संघर्ष समिति के बैनर तले ये जो आंदोलन किया है, इसमें नोहर पत्रकार संघ भी इनके साथ है और हमने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है कि इसे लोगों पे जो समाज के कंटक है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर है रोहतक से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम मुहिम के बीच रोहतक के सेक्टर 6 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 7.5 एकड़ में फैले बाग के 1500 से अधिक पेड़ों की रातों रात कटाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बाग के मालिक किसान राजबीर राठी ने सुबह जब पेड़ों की कटाई देखी तो विरोध करते हुए एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर रस्सी से फंदा लगाकर चेतावनी दी कि अगर पेड़ काटे गए तो वो अपनी जान दे देंगे। किसान का कहना है कि उसने इन पेड़ों को बच्चों की तरह पाला है और एनजीटी से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है, फिर भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन ने एचएसवीपी की कार्रवाई और नाराजगी जताई और पुलिस से तीखी बहस की। किसान के बेटे महाराज राठी ने बताया कि जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन पेड़ों को बचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्लांटों के लिए खाली पार्क की जमीनें दी जाए, न कि पेड़ों से भरी बाग की। एचएसवीपी के एसडीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। हालांकि पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में भी गहरा रोष देखने को मिला है। और लगाना पड़ेगा। ये एचएसवीपी धक्काशाही कर रही है और इसमें जो एनजीटी में हमारा फैसला रिजर्व पड़ा है, पेड़ों का अभी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने खुद ये कहा है इनको कि भाई हमारा फैसले का इंतज़ार करा जाए, और ये फैसले का इंतज़ार ना करते हुए जबरन पेड़ काटने लग रहे हैं ताकि कल न कोई फैसला इस प्रकार का भाई पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो शहर के बीच में ये इतने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, कोई रोज़ लगाना इनको संभव नहीं है। और आप देखोगे ये सेक्टर 6 का पार्क है, ये खाली पड़ा, आज तक इन्होंने एक पौध नहीं लगाई है और बिल्कुल रोड के इस तरफ ये पार्क है। और ये अपने जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर है यहाँ पे खाली नहीं, उनके पास कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसमें पेड़ काटने के आदेश दिए गए। पेड़ क्या हुआ? हमारा एनजीटी में मामला चल रहा है। हाँ पेड़ पौधों का, ठीक है। और फैसला आना है 10 दिन में, आ जाओ 20 दिन में, महीने में। हाँ उस फैसले से पहले ही आ गए इन्होंने हमारा 7 किले में बाग है। अच्छा, इन्होंने पहले ही कार्रवाई कर दी। अच्छा, फैसला आना है 10 दिन में, आ जाओ 20 दिन में। हाँ तो हम कह रहे थे भाई रुक जाओ, हाँ जब तक फैसला ना आवे। हाँ, और इन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। अच्छा। तो इन्होंने कार्रवाई कर दी। फिर ये फांसी लगाना कोई समाधान है क्या? वो इन पेड़ पौधों से ध्यान लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा। एक पेड़ माँ के नाम। ये क्या मामला था? ये जमीन एचएसवीपी की है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से दोनों जगह से पेटिशनर हार चुके हैं, और ये आज जब फोर्सफुली जब वो करने लगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनको खराब कर दी। तो ये कह रहे हैं कि अभी रह रहा है कोर्ट में विचार मामला। अगर ऐसा कुछ मैटर है तो ये स्टेट ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं।
वहाँ बात जाके बात कर सकते हैं। तो अभी क्या कार्रवाई रोक दी गई? हाँ, कार्रवाई रोकी गई है। खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र में यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी तब यमुना की स्थिति बेहद खराब थी और केवल बातें की गईं, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर हाल ही में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में यमुना की सफाई के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया, जो तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने जानकारी दी कि पिछले 4 महीनों में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया और दिल्ली में कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां यमुना अब स्वच्छ हो रही है और यह हरियाणा सरकार का दृढ़ संकल्प है। दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा दिल्ली के अंदर जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। खबर है यमुनानगर से, जहां पर पुलिस ने कराल घाट के पास बकाल गांव निवासी 29 वर्षीय प्रिंस उर्फ गोविंद के 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव के ही हैप्पी और दिव्यांशु ने प्रेम प्रसंग में बाधक बनने को लेकर रास्ते से हटाने के लिए हत्या कर दी थी और डीएसपी हरविंदर सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हैप्पी का मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध था और दोनों साथ रहने के लिए आपस में शादी भी करना चाहते थे, इसलिए साजिश के तहत हत्या कर शव को टकाने लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर ही विवाद की स्थिति बनी रहती थी, जिससे पत्नी और हैप्पी के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पत्नी प्रीति से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल करते हुए हकीकत बयां कर दी। योजना के तहत हैप्पी व दिव्यांशु ने हिमालयन कॉलेज काला आम के पास से प्रिंस से लिफ्ट मांगी। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। श्री मनोहर लाल मन्नो कोरी जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्री MK सुंदरम जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण, इकोनॉमिक टाइम्स से श्री अर्पित गुप्ता जी, BCS से श्री अभिषेक भारती जी और आज के इस रोजगार महाकुंभ के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न रोजगार संस्थाओं से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए उनके CEO, चेयरमैन, MD और रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के हमारे सभी युवा, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रम और सेवायोजन विभाग को इस रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में
विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की। प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए जो हमारे लघु और कुटीर उद्यम थे, इसकी ताकत का एहसास हम लोगों ने तब लगाया जब कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने जनपद और घरों की तरफ पलायन किए। तो हम सबके सामने एक चैलेंज था, ये युवा कहां जाएगा?
कहां रोजगार प्राप्त करेगा? तब मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया है। आप याद करिए, अगर एक यूनिट अपने यहां 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है, कितने लाख लोगों को उसने अपने यहां कार्य दिया होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे। आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर विकसित भारत की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। यह मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस अभियान को लेकर के हर हाथ को काम मिले, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के एक टीम भावना के साथ काम करता था और अपना परिणाम देता था। रिजल्ट क्या है? हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार
उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। यानी ये अलग अलग स्तर पर रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में है। सरकार ने अपने स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध, नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिखेंगे तो यह संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय हैं, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो यह संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुई है और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। आज की डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की है। यूपी के नौजवानों के लिए दुर्लभ था। हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ बातचीत की। आईटीआई में इससे संबंधित पाठ्यक्रम और इससे संबंधित वर्कशॉप ही नहीं, बल्कि वहां पर हम लोगों ने उससे संबंधित लैब्स स्थापित करवाई और आज उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग का मंचो बना है। हब एंड स्पोक मॉडल पर युवाओं को तैयार किया जा रहा है और इस नई चुनौती के लिए नए समय की टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए यूपी के नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। क्या परिणाम है? आज यूपी के नौजवानों की मांग दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। याद करिए, जो नौजवान यहां से दुनिया के तमाम देशों में गए, वहां पर उनके लिए प्रारंभिक चरण में उनकी ट्रेनिंग की एक चैलेंज थी। हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार की वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रांस जा रहा, फ्रांस की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा, उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार महाकुंभ इस अवसर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इंडस्ट्री जब स्वयं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाए तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में उन युवाओं को उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्थाएं पहले से तैयार करें। इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम, आईटीआई में किस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के डिप्लोमा के कोर्सेज होने चाहिए, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में किस प्रकार के डिग्री कोर्सेज हमें प्रारंभ करने चाहिए, यह इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुसार हमें तय करने पड़ेंगे। अगर मार्केट की डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक की है तो हम उसके अनुसार ट्रेनिंग दें।
अगर मार्केट की डिमांड प्लम्बरिंग की है, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग करके नौजवान को तैयार करके वहां के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध करवाएं। हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उस समय के अनुरूप बदलेगी, समाज की मांग के अनुरूप बदलेगी। हमें उसके अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर यह भी सुनिश्चित किया गया है। आज आपने देखा होगा, हमने कुछ यहां पर बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों को, पोर्टल को आज यहां पे लॉन्च किया है। खास तौर पर श्रम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। आपने देखा होगा, पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय की व्यवस्था है। श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की भी व्यवस्था की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण से उसको और सुगम बनाने का भी प्रयास किया गया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समय का भी उसको पाबंद किया गया, टाइम बाउंड किया गया है। श्रम अधिकारों से जुड़ी हुई सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध करवाया गया है और पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था की स्थापना उसके माध्यम से। हमें याद रखना होगा कि उद्यम चलेंगे तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा। उद्यम चलने चाहिए, ये शर्त है, लेकिन श्रमिक का शोषण भी नहीं होना चाहिए, यह भी उसके साथ आवश्यक है। इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अटल आवासीय विद्यालय को उसकी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आज एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। अटल आवासीय विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय हैं बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा के लिए। याद करना कि श्रमिक काम तो करता था, अपना पसीना बहाता था, जिसके श्रम से ये भवन इतना बड़ा बनता है, उसकी दुर्दशा आप देखते होंगे। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरों के सिर को ढकने के लिए छत देता है, वह स्वयं बिना छत के खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होता था। उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। जो दूसरों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये पीड़ा प्रधानमंत्री जी की थी कि देखो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्रालय को कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पहले चरण में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां पे हम बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए उन बच्चों को लेके आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं और उनको फिर 18,000 बच्चों को एक साथ इन आवासीय विद्यालयों में लॉजिंग, फूडिंग की सुविधा देकर उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उत्तम शिक्षा की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।